हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज #AskTalk। मैं हूं आपका होस्ट अमन एंड ये सीरीज एक इनिशिएटिव है टीम हेक्सा हेल्थ की तरफ से हेल्थ केयर को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए फॉर एवरीवन थ्रू नॉलेज शेयरिंग। जैसा कि आप लोग अब तक जाने गए होंगे, इस सीरीज़ में हम बुलाते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को, उनसे जानते हैं उनकी फील्ड के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में और काफ़ी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, उनको अवॉइड कैसे करता है, इन सब की चीज़ों के बारे में। कल रात को मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द उठा मेरी किडनी के पास, तो आज मैंने बुला लिया है किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। मैंने सोचा कंसल्टेशन भी हो जाएगी और एपिसोड भी शूट हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी किडनी स्टोन के पेशेंट्स की कि सर ये होता कैसे है, क्यों होता है, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, किडनी स्टोन कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे डॉक्टर नितिन के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन। ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी। सर ने ट्रेनिंग काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों से ली है, एम्स दिल्ली एंड देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, एंड करेंटली ही इज एसोसिएटेड विद आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। सो हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो आने में? No, it was okay, all right. हाँ जी। आज का टॉपिक हम लोगों ने रखा है, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे किडनी स्टोन से रिलेटेड, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो डॉक्टर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि एग्जैक्टली किडनी स्टोन होता क्या है। सच में कुछ कंकड़ पत्थर टाइप का होता है या हमने कोई च्युइंगम निगल ली थी बचपन में, वो जाके पत्थर बन गई है, समथिंग लाइक दैट? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। सो किडनी स्टोन, एज द नेम सजेस्ट, इज एक्चुअली अ स्टोन। इसकी हार्डनेस डिपेंड करती है कि किस केमिकल से बना हुआ है। सो यूजुअली क्या होता है कि बॉडी के सॉल्ट्स जो कि डिजॉल्व स्टेट में निकलने चाहिए वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यूरिन में और छोटे छोटे रेत के दाने की तरह क्रिस्टल्स बनते हैं। वो आपस में मिलके फिर एक प्रॉपर स्टोन बना देते हैं। सो दिस स्टोन इज लाइक अ स्टोन, जैसा आप बाहर देखते हो ये उसी तरह का स्टोन होता है। सम ऑफ देम आर सॉफ्टर, सम ऑफ देम आर वेरी हार्ड। ओके। एंड ये जो केमिकल्स आप बोल रहे हो वो क्या नॉर्मल सॉल्ट होता है या फिर कुछ? ये बॉडी में, ब्लड में और यूरिन में पाए जाने वाले नॉर्मल केमिकल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, यूरिक एसिड है। जब इन्हें बॉडी एक्सक्रीट करती है यूरिन में तो ये डिजॉल्व स्टेट में एक्सक्रीट हो जाते हैं। जब भी ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं जो कि यूरिन में निकल नहीं सकते, वो किडनी में इकट्ठे होकर फिर धीरे धीरे स्टोन बनाते हैं। सो ये नॉर्मली बॉडी में पाए जाने वाले सॉल्ट्स ही हैं। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा खा लिया इस वजह से होगा? हाँ, एग्जैक्टली। पर यह है कि नॉर्मली पाए जाने वाले सॉल्ट्स जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूरिन में होते हैं तब उनसे स्टोन बनता है। सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्ट्स वही हैं लेकिन हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम है, तो वो ज़्यादा गाढ़ी यूरिन है, उसमें वो सॉल्ट्स नीचे बैठ जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच लाइक आप एक आधे कप पानी में 2 चम्मच सॉल्ट घोलते हो, वो घुल जाता है। 3rd चम्मच अगर डालते हो तो वो नहीं घुलता, वो नीचे बैठ जाता है। उसमें और पानी डालोगे वो घुल जाएगा। तो उसी तरह से बॉडी के नॉर्मल सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं, जैसे ही पानी की कमी होती है वो नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, तो बेस्ट वे अवॉइड करने का मेरे ख्याल से पानी पीना ही है। एंड डॉक्टर, क्या ये स्टोन्स जानलेवा होते हैं? देखिए, किडनी स्टोन्स आमतौर पे जानलेवा नहीं होते। कई बार तो इनसे पेन भी नहीं होता है, किसी तरह की कोई हार्म भी नहीं होती है। अनकॉमन सिचुएशंस ऐसी देखी गई हैं जब ये स्टोन्स यूरिन के पाइप में फंस जाते हैं, रुके हुए यूरिन में इन्फेक्शन बनता है और फिर ये इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है। इस स्थिति में ये स्टोन जानलेवा हो सकता है। कभी कभी अगर दोनों किडनी में स्टोन्स फंस गए हैं तो किडनी फेलियर से भी जान का खतरा हो जाता है। तो आई वुड से कि आमतौर पर नहीं, पर हाँ कभी कभी इन स्टोन से जान का खतरा हो सकता है, केस अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप नाउ प्लीज टेल अस अबाउट फ्यू सिम्टम्स कि पता कैसे चले कि मेरे पेट में अगर दर्द हो रहा है तो वो नॉर्मल गैस की वजह से है या फिर किडनी स्टोन है। देखिए, किडनी स्टोन का पेन एक बड़ा टिपिकल लोकेशन में होता है। इट इज़ ऑन योर साइड, या तो ये राइट साइड में होगा
या लेफ्ट साइड में होगा, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में फ्लैंक कहते हैं। अच्छा। ना ये बैक में होता है ना ये फ्रंट में होता है, इट इज ऑन योर साइड पेन। एंड दिस पेन is characteristically very severe and it comes in waves। एक जोर का दर्द होगा, कुछ देर तक दर्द रहेगा, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, only to come back again। और ये पेन यहाँ से मरीज अपने कमर को ऐसे पकड़ता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से ये पेन यूजुअली नीचे की तरफ यूं ट्रैवल करता है, सो साइड से नीचे अंडरवेयर एरिया की तरफ ये यूरिन का नॉर्मल पैसेज एरिया है। पेन भी इसी तरह से ट्रैवल करता है। सो ये अगर पेन इस तरह से आपको होता है तो ये किडनी का स्टोन हो सकता है। साथ में किसी किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बार बार यूरिन की हाजत होना, पेशाब करने में जलन होना, ब्लड आना, ये सारी चीज़ें भी होंगी अगर ये सिम्टम्स में अगर ये स्टोन किडनी में है तो। अगर ये स्टोन गॉल ब्लैडर में है तो सिम्टम्स अलग होंगे, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर ये पेन बैक से है, स्पाइन से है, तो वो पेन पीछे ही रहेगा, वो आगे नहीं आएगा। तो साइड का पेन जो कि आगे जा रहा है, साथ में यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं, कभी कभी फीवर भी आ सकता है इन्फेक्शन के कारण, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के। ऑल्सो क्या ये जो प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स की, ये सिर्फ अडल्ट को अफेक्ट करती है या फिर बच्चे भी इसका शिकार हो सकता है? किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में होती है, बच्चों में बहुत कम देखे जाते हैं ये किडनी स्टोन्स, क्योंकि बच्चों में किडनी स्टोन्स बनने का जो कारण है वो जेनेटिक डिजीज़ होती है। कई तरह की जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जिसमें कि पैदाइशी उसकी यूरिन में कुछ सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, पर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, पर ये बच्चों में भी स्टोन्स होते हैं। ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि पथरी नहीं हो सकती, बच्चों को हाँ हो सकती है। और अच्छा, अनदर बेसिक क्वेश्चंस, ये होते कैसे हैं? मतलब फॉर्म आपने एक्सप्लेन कर दी प्रोसेस कि केमिकल्स होते हैं, बट एग्जैक्टली जैसे मतलब वो सॉल्ट्स हर हमारे अंदर, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, बट सपोज किसी एक बंदे को हो रहा है तो अलग रीज़न क्या है कि उसको हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा? सो बेसिकली यू आर आस्किंग कि ये कैसे बनते हैं, है ना? किडनी स्टोन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके यूरिन की केमिस्ट्री क्या है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय योर जेनेटिक्स। ऐसा देखा गया है कि किडनी स्टोन्स के केसेस ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। अच्छा। सो दिस इज़ अ स्टोन बेल्ट जिसमें कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया स्टोन बेल्ट कहलाता है। अच्छा, there's a term stone belt in your industry. Yes. So stone belt यानी कि ऐसा रीजन है जहाँ पर स्टोन्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा लोगों में। अच्छा। इसमें कुछ जेनेटिक एलिमेंट है, कुछ क्लाइमेट का रोल है। क्लाइमेट का क्या रोल है अभी तक साइंस इसके बारे में कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, बट हाँ किसी किसी के जेनेटिक्स इस तरह के होते हैं कि उनकी यूरिन की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉट फॉर्मिंग स्टोन। डिफरेंट का मतलब ये हुआ किसी के यूरिन में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, कॉमन लैंग्वेज में एसिडिटी ज़्यादा होती है, किसी के यूरिन में कोई खास केमिकल ज़्यादा निकल रहा होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा निकल रहा है, कैल्शियम ज़्यादा निकल रहा है। इन सारे फैक्टर्स को मिला जुलाकर उस पर्सन की स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी दूसरे इंसान से ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक बेसिक डिफेक्ट आप कह सकते हो कि एक बेसिक डिफेक्ट है। इसके साथ क्लाइमेट है, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत पसीना आता है, वाटर लॉस होता है, आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जहाँ पर आप बहुत पसीना निकलता है, तो आपकी यूरिन और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं, खासकर जो अब वेस्टर्न फूड हम कंज्यूम करने लगे हैं, जिसमें स्पेशली हाई कार्ब्स एंड हाई सॉल्ट इनटेक वाले जो फूड हैं, उनसे भी किडनी स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ में काम करते हैं। फाइनली इसमें होता ये है कि यूरिन में जो स्टोन फॉर्मिंग केमिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो घुली हुई अवस्था में यूरिन में बहने की बजाय नीचे बैठकर क्रिस्टल्स बनाते हैं, फिर ये क्रिस्टल्स एक साथ इकट्ठे होकर स्टोन्स बनाते हैं, और फिर स्टोन साइज में बड़ा होता है, 1 के 2 हो जाते हैं। इस तरह से ये स्टोन बनते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एंड आपने जैसे जो बेल्ट बताई, तो क्लाइमेट एक रीज़न हो सकता है क्या? एक रीज़न इसका मतलब यहाँ के जो फूड
स्टाइल है, फूड habits. हैबिट्स हैं बेसिकली, वो भी अफेक्ट करते होंगे आई बिलीव, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितना मैं जानता हूँ स्पाइसी फूड लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इज दैट आल्सो अ रीजन? स्पाइसी फूड नहीं है, दैट्स आई थिंक अ सेपरेट क्वेश्चन कि फूड, सो ओवरऑल अराउंड 20% रिस्क खाने से होता है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैं जिनमें स्टोन फॉर्मिंग केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, उनसे हमारे स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ता है, बट नॉट स्पाइसी फूड। आगे इस पर भी आऊँगा मैं कि इस कौन पर से अलग से फूड्स अवॉइड discuss करें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। एंड डॉक्टर, इनके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे अलग अलग डिजीजेस के स्टेजेस होते हैं, या फिर स्टोन्स के कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग, या फिर ऑल स्टोन्स आर सेम? स्टोन के स्टेजेस तो नहीं होते हैं, स्टेज दूसरी बीमारी जैसे कैंसर वगैरह उनमें होते हैं, हाँ, पर इट कैन प्रोग्रेस एंड किडनी डैमेज के स्टेजेस हो सकते हैं। अगर इसने किडनी स्टोन का अगर इस स्टोन ने किडनी का यूरिन ब्लॉक कर रखा है, तो किडनी की स्वेलिंग के स्टेजेस हो सकते हैं कि स्टेज 1 स्वेलिंग है, स्टेज 2 स्वेलिंग हो गई, स्टेज 4 स्वेलिंग हो गई, वो कह सकते हैं। स्टोन्स के टाइप्स होते हैं, तो स्टोन के टाइप्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अलग अलग केमिकल से बनते हैं। इसको हम अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि स्टोन बेसिकली हम साइज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, छोटा स्टोन, बड़ा स्टोन। छोटे स्टोन्स में अपने आप मेडिकल थेरेपी से निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़े जनरली एक छोटा स्टोन का रफ डेफिनेशन है एनीथिंग व्हिच इज लेस देन 6 मिलीमीटर। 6 mm से बड़ा स्टोन फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शेप ऑफ द स्टोन, अगर आपका यही 6 मिलीमीटर का स्टोन बुलेट शेप्ड है, तो उसका निकलने का चांस अच्छा है। आउटर सरफेस स्मूथ है, तो वो दवाइयों से निकलने का चांस अच्छा है। अगर यही 6 मिलीमीटर का स्टोन राउंडेड है या इरेगुलर है, स्पाइक्स वाला है, जिसको कहते हैं कांटे वाला स्टोन है, रफ सरफेस है, तो उसके निकलने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये भी स्टोन के टाइप्स हो गए। फिर कुछ स्टोन के टाइप्स केमिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। प्योर यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, जो कि बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो ईजिली किसी भी ट्रीटमेंट से तोड़े जा सकते हैं। कुछ स्टोन्स जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें तो सर्जिकली तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो दीज आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ द स्टोन्स, जिनसे यूजुअली आम आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आपके करियर में आपने मैक्सिमम साइज कितना देखा है स्टोन का? हमने अभी कुछ ही दिनों पहले वी टुक आउट अ स्टोन व्हिच वाज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लगभग 60 मिलीमीटर, हाँ। सो इट वाज अ ह्यूज स्टोन, पूरी की पूरी किडनी में स्टोन ही भरा हुआ था। एंड उसको हमने एक स्मॉल कट सर्जरी से निकाला। इट टुक अराउंड कपल ऑफ आवर्स और मोर टू टेक इट आउट। पर इससे भी बड़े बड़े स्टोन्स मेंशन है लिटरेचर में। हिस्ट्री का ही है, हाँ। एंड अच्छा, इनकी वजह से जैसे जो दर्द उठता है, तो कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन है इसका घर बैठे उस दर्द से रिलीफ के लिए? सो यू कैन से कि फर्स्ट एड अगर आपको किडनी स्टोन का पेन है तो क्या है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि यू कैन नॉट बी श्योर ये पेन किडनी स्टोन का है या नहीं है। कभी कभी ना राइट साइड में अगर इस तरह का पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स का पेन होता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है। बट फर्स्ट स्टेप, अगर जिस तरह का पेन हमने डिस्कस किया उस तरह से है, तो फर्स्ट स्टेप इज कि हाइड्रेट योरसेल्फ। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से पी के रखा होगा तो ये स्टोन जल्दी निकल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर पेन ज़्यादा हो रहा है, यू नीड अ पेन किलर। तो ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स मिलते हैं उनमें सबसे सेफ पैरासीटामॉल है, तो एक पैरासीटामॉल की गोली खा सकते हैं पेन के लिए। उसके बावजूद भी अगर पेन नहीं रुक रहा है तो बेहतर ये है कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लें। देयर आर मोर पेन किलर्स विच कैन हेल्प यू इन सीवियर पेन, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स अपने आप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे आर समटाइम्स हार्ड ऑन किडनीज। तो अगर पेन रिलीफ हमें घर पर करना है तो ढेर सारा पानी पी लें, पैरासीटामॉल लें एंड टेक रेस्ट। एंड पेन किलर्स में भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है कि वो भी किडनी स्टोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं, मतलब if someone is dependent too much on painkillers, then there is more at risk. ऐसा है या नहीं? ऐसा नहीं है, पेन किलर से रिलेशन नहीं है। कुछ और मेडिसिन्स हैं, कुछ HIV के लिए दी जाती हैं, कुछ वायरल डिजीज के लिए दी जाती हैं,
कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, देयर आर वेरी फ्यू मेडिसिन जिनका 15-20 साल लगातार सेवन करने के बाद पथरी बन सकती है, बट नॉट बाय पेन किलर्स। ओके। एंड सिंस हम अभी घर बैठे की बात कर रहे हैं, तो सपोज एक बंदा है एंड ही गॉट डायग्नोस्ड विद किडनी स्टोन्स, सो आर देयर एनी होम रेमेडीज जिससे वो घर बैठे उसको डिसॉल्व कर सके या ठीक कर सके विदाउट गोइंग फॉर एनी बिग सर्जरी एज सच? हाँ, सो ये आई वुड से ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, और अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं भी यही क्वेश्चन पूछूंगा कि डॉक्टर साहब पथरी को कैसे घुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि पथरी घुलती नहीं है। स्टोन इज ए स्टोन, वो डिलीवर होगा जैसे बेबी की डिलीवरी होती है। लेबर पेन्स होते हैं जैसे लेडी को बेबी निकलता है, उसी तरह किडनी स्टोन्स का पेन होगा और फिर ये निकलेगा। ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द भयंकर हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है स्टोन का शेप कितना है, कैसा है, साइज कितनी है, इरेगुलर है या स्मूथ है, इन सब चीज़ों पर। ऐसा बहुत कम होता है कि मामूली पेन करके स्टोन निकल गया, पर यूजुअली स्टोन घुलेगा नहीं, ऐसे ही निकलेगा। अच्छा, अभी होम रेमेडीज़ क्या हैं जो कि स्टोन को घोल सकती हैं? देखिए, स्टोन को घोलने की तो कोई रेमेडी नहीं है। स्टोन निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं लोग। एक पत्थर चटा की पत्ती खाते हैं। क्या चीज़? एक पत्थर चटा नाम से पौधा होता है, अच्छा, उसकी पत्तियां खाते हैं लोग। अच्छा, बार्ले वाटर पीते हैं, कुछ लोग बियर पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा तो हाँ, उस पर भी आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं। देखिए, जो स्टोन 6 मिलीमीटर से छोटा है, स्मूथ है, इरेगुलर एजेस नहीं है, वो स्टोन आमतौर पे यूरिन के प्रेशर से निकल जाता है। वो यूरिन का प्रेशर आप चाय पी के बना सकते हैं, बियर पी के बना सकते हैं, जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है वो खा के बना सकते हैं। तो स्टोन को एक्सपेल करने के लिए यूरिन का फ्लो चाहिए, फ्लशिंग इफेक्ट चाहिए। उसमें क्रेडिट किसी भी चीज़ को जाता है। तो जो होम रेमेडीज़ हैं वो प्रूवन नहीं है। जब तक आपके यूरिन के रास्ते में फंसा हुआ स्टोन बहुत ज़्यादा पेन नहीं कर रहा है, जब तक किडनी में सूजन नहीं करा रहा है, जब तक आपको यूरिन का इन्फेक्शन नहीं डेवलप हो रहा है, तब तक आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट। एक सेफ लिमिट बोली जाती है 2 हफ्ते की। 2 हफ्ते तक का टाइम देना चाहिए। उसमें आप चाहो तो डॉक्टर की दवाई ट्राई कर लो, चाहो तो दादी माँ का नुस्खा ट्राई कर लो, चाहो तो मेरठ वाले चाचा ने जो बोला है वो ट्राई कर लो, है ना, लोग करते हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ, तो बहुत सारी, हाँ, बाबा की बबूती ट्राई कर लो, सब ट्राई कर लो, बट 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं वेट करना चाहिए। उसके बाद किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है। और अगर जो मैंने सिम्टम्स बताए, सीवियर पेन, वॉमिटिंग, फीवर या किडनी की स्वेलिंग, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर स्टोन को ज़्यादा देर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब सिंस आपने मेंशन कर ही दिया बियर वाला टॉपिक, सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय फेवरेट क्वेश्चन। मैंने बहुत से दोस्तों से अपने भी सुना है कि अरे बियर पी लो, सब उसमें घुल जाता है, सब डिजॉल्व हो जाता है। तो हाउ ट्रू इज दैट? देखिए, बियर या किसी भी तरह की अल्कोहल कभी भी एज अ मेडिसिन नहीं रिकमेंड की जा सकती। बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि इट्स द यूरिन विच विल पुश द स्टोन आउट। तो यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए आपको लोग बियर पिलाते हैं कि आपने 2-3 बियर पी ली, उसके बाद ढेर सारा पेशाब आया, उसमें पथरी निकल गई। सो अल्कोहल की एक ये ख़ास बात होती है कि जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उस समय तो बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, लेकिन उसके बाद जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग सो के उठोगे तो यूरिन डार्क कलर की आएगी, हेडेक होगा, एंड इट हैपन्स बिकॉज इट लीव्स यू डिहाइड्रेटेड। अल्कोहल पीने के बाद बॉडी का सारा पानी डिहाइड्रेट करते हुए बाहर निकल जाता है। तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो गई और किडनी में स्टोन्स बनने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो वो जो फ्लशिंग इफेक्ट है वो आप 2 गिलास पानी पी के, 2 कप कॉफ़ी पी के भी कर सकते हो। सेम काइंड ऑफ, ढेर सारा पानी पियो, चाय कॉफ़ी पी लो, सेम फ्लशिंग इफेक्ट। सो बियर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो बियर से हमको फ्लशिंग इफेक्ट मिला वो हमने दूसरे सिंपल चीज़ों से भी अचीव कर लिया, बल्कि बियर से स्टोन बनने का रिस्क बढ़ गया। बियर में कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, यूरिक एसिड और ऑक्सलेट बनाने वाले केमिकल्स भी होते हैं। जो लोग रेगुलर बियर पीते हैं उनको स्टोन बनने का खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, सो ये मिथ है, इट्स अ कंप्लीट
बस misinformation. एक बियर और खोलने का बहाना बना रखा है। हाँ बिल्कुल। Another thing which I wanted to ask, how effective is homeopathy? Because मैंने होम्योपैथी का भी बहुत लोगों से सुना है कि वो मीठी सी गोली होती है, उससे वो खाली डिजोल्व हो गई मेरी। So how effective is that? देखिए, I believe that homeopathy, Ayurveda and any other traditional medicine, अगर उसके जानकार अच्छे हैं, so they must be knowing better than me. जिस साइंस की पढ़ाई हमने करी है उसमें हम एविडेंस पर विश्वास करते हैं। सो अगर हमने आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करी एलोपैथी में, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, डेटा होता है, इतने हज़ार मरीज़ों का डेटा है, उनको ये दवाई देने से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तब हम आपको दवाई देते हैं, किस डोज में देते हैं। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें इस तरह की रिसर्च और एविडेंस नहीं है, तो आई कैन नॉट से कि इससे फ़ायदा नहीं होता या इससे नुकसान नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। एंड आई यूजुअली जब भी मरीज़ मेरे से पूछता है तो मैं ये उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, नुकसान होगा कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। कुछ लोग बाबा के पास जाएंगे, कुछ लोग होम्योपैथी में जाएंगे, कुछ लोग आयुर्वेद में जाएंगे। सो इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। कितना कारगर है ये तो मैं नहीं बता सकता। It would be a too bold statement to make, I believe. Okay, no worries. तो अब ये तो हो गई बातें कि ये होता क्या है और होता कैसे है। Now let's move forward कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। So tell us about both the options, दवाई के थ्रू भी एंड सर्जरी के थ्रू भी। ओके, सो किडनी स्टोन्स इतने कॉमन हैं, इसमें बहुत तरह के वैरायटीज़ देखे जाते हैं। आमतौर पे अगर स्टोन बहुत छोटा है, से 3-4 मिलीमीटर का है, 5 मिलीमीटर का है, और किडनी के किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ है जिससे कि किडनी के यूरिन फ्लो में कोई रुकावट नहीं है, ऐसे स्टोन्स को हम छोड़ भी सकते हैं। दैट मीन्स नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। छोटा स्टोन जो कि बिल्कुल पेन नहीं कर रहा है, रास्ता नहीं रोक रहा है, उसे हम ट्रीट नहीं करते। अगर इस पेन से कभी दर्द होता है तो ऑफ एंड ऑन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कोई पेन किलर ली जा सकती है। अगर कोई स्टोन किडनी के यूरिन पाइप में फंस गया है और यूरिन का पैसेज रोक रहा है, तब फिर हमें दवाइयों की मदद ज़रूरी होती है। ऐसे में अगर पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन के साइंस नहीं है और किडनी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है ऑन योर बेसिक अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो हम इस स्टोन को कुछ मेडिसिन से निकालने का प्रयास करते हैं। सो दे आर मेडिसिन्स विच विल हेल्प इन ओपनिंग अप द पाइप। सो वी एडवाइज पेशेंट्स टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जिससे कि फ्लशिंग होती है, ऊपर से फ्लशिंग होगी, नीचे से जो मेडिसिन है वो पाइप को ढीला कर देती है, तो स्टोन के निकलने का चांस अच्छा होता है। सो दिस इज कॉल्ड मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विद स्मॉल स्टोन्स, no complications like infection, swelling, we give medical expulsion therapy. Usually 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता वेट करके देखते हैं। 70% स्टोन्स इसमें पास हो जाते हैं, 70%। और इन मेडिकेशन का कोई साइड इफेक्ट? हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, पर जो मेडिसिन हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो बहुत सेफ है, बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, ना के बराबर। जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं उनमें तो इट्स नियरली ज़ीरो, इट्स वेरी वेल टॉलरेटेड। तो ये तो मेडिकल एक्सपल्शन हो गया। अगर कभी ऐसा लगता है कि स्टोन को फंसे हुए बहुत टाइम हो गया है, या किडनी की सूजन बढ़ रही है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांस हैं, लाइक इन्फेक्शन, तो फिर इन स्टोन्स को हमें सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। सर्जरी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर आज के ज़माने में चीरे वाला ओपन ऑपरेशन नहीं किया जाता। नाउ वी हैव द लेटेस्ट गैजेट्स एंड लेजर्स, जिनसे कि बिना कट के इन स्टोन्स को लेजर से हम ट्रीट कर सकते हैं। बिना कट के कैसे? थोड़ा सा। हाँ, सो स्टोन जिन पाइप्स में फंसता है
हम उन्हीं पाइप्स में नेचुरल यूरिनरी पैसेज से ही पतले पतले टेलीस्कोप्स अंदर ले जाते हैं। ओके। तो नाउ वी हैव वेरी स्मॉल 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर डायमीटर के टेलीस्कोप्स, ओके। जो कि पेशाब के रास्ते से ही हम अंदर ले जाते हैं और नली में जो पथरी फंसी हुई है उसको लेजर से तोड़ दिया जाता है। सो बॉडी में कहीं कोई कट नहीं लगा, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई दूसरे ऑर्गन का डैमेज नहीं हुआ। सो इट्स अ बिग एडवांटेज। रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, डिस्कम्फर्ट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम है एंड इट्स अ वेरी फास्ट ट्रीटमेंट। ऑल्सो ये चीज़ मेरे से मिस हो गई शुरुआत में, हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई कैसे होता है इनका? जनरली अल्ट्रासाउंड से होता है या एक्सरे वगैरह डायग्नोज करने के लिए? हाँ कि किस साइज के हैं, कहाँ पे हैं, वो चीज़। स्टोन की डायग्नोसिस और साइज मेजर करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन प्लेन सीटी स्कैन है। सो नाउ इंटरनेशनली द रिकमेंडेड मोडालिटी इज अ प्लेन सीटी स्कैन to find out कि if there is a stone or not. If the stone is there, then what is the size? Are there more than 1, 2, 3 stones? तो ये सारा कुछ CT स्कैन में क्लियर हो जाता है। बट टू बिगिन विद यूजुअली खासकर अगर यंग पेशेंट्स हैं तो हम उनको रेडिएशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि CT स्कैन में एक्सरेज यूज होती हैं, वी कैन डू अ प्लेन अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड विल गिव अस रफ एस्टिमेट कि स्टोन है तो कितना बड़ा है। कभी कभी छोटे स्टोन्स अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाते हैं, बट इट्स अ स्टेप वाइज थिंग। वी गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड एंड देन इफ रिक्वायर्ड वी गो फॉर अ CT स्कैन। बिफोर प्लानिंग एनी सर्जरी, CT स्कैन इज ऑलवेज डन फॉर प्लानिंग द प्रोसीजर, knowing the exact location. for diagnosis ultrasound most of the time is sufficient. And what happens if these kidney stones are left untreated for a very long time? Yes, that's a very important question. तो हम ऐसे केसेस बहुत देखते हैं बिकॉज अभी भी इंडिया में जो हम अभी बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर विश्वास बहुत ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा आयुर्वेदा एंड ये सब, तो फिर भी देयर इज अ साइंस बिहाइंड आयुर्वेदा, ऐसा तो है नहीं। इसके अलावा जो झाड़ फूक पर विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनमें अच्छा खासा डिले हो चुका है। कोई बबूती, कोई बाबा, कोई झाड़ फूक, ये सब कराते कराते महीना 2 महीना 6 महीना बैठे हुए हैं। जब वो पथरी नहीं निकली, then they have come to us. तो if these stones are left untreated, खास करके the stone which is obstructing the flow of urine, जिस किडनी का यूरिन बन के निकल नहीं पा रहा है, जिस किडनी में स्वेलिंग आ गई है, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, उस किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एवरी सिंगल डे a part of that kidney is dying. Okay. So if these stones are left untreated, eventually they will lead to a dead kidney. So basically like a kidney failure. Kidney failure of one side. अगर ये दोनों साइड हो जाता है प्रोसेस, then the patient lands up in dialysis, क्योंकि दोनों किडनीज फेल होते हैं। सो होता क्या है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। किडनी स्टोन का पेन इसलिए होता है बिकॉज जो यूरिन बन रहा है, दैट यूरिन इज ट्राइंग टू पुश द स्टोन आउट। धीरे धीरे जब किडनी मर जाती है तो वो यूरिन बनाना बंद कर देती है, वो स्टोन को पुश करना बंद कर देती है, तो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। मरीज को ये लगता है कि महीने भर से तो दर्द हो रहा था, अब मेरा दर्द खत्म हो गया, दैट मीन्स पथरी निकल गई। और वास्तव में हुआ क्या कि वो किडनी मर चुकी है। जब 6 महीने बाद किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड हुआ या रूटीन चेकअप हुआ, तब पता चला कि स्टोन तो वहीं बैठा हुआ है और किडनी की शक्ल ठीक नहीं है। अच्छा, और ये कैसे पता लगेगा कि लाइक माय किडनी इज डेड? की मतलब जैसा आपने बोला कि कोई और चेकअप हुआ या रेगुलर चेकअप हुआ, इंडिया में जनरली लोग रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं जाते, तो पता कैसे चलेगा कि मेरी किडनी डेड हो चुकी है? एक तरफ की किडनी अगर डेड है तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, पता नहीं। यस, आपने सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट में भाई ने भाई को किडनी डोनेट कर दी, फादर ने सन को किडनी डोनेट कर दी, ठीक है, मदर ने बेटे को डोनेट कर दी। तो जो किडनी डोनेट करता है वो खुद मरीज नहीं बन जाता। अब डोनेट करने वाले के पास भी एक किडनी है, जिसकी दोनों किडनियां खराब थी, अब उसके पास भी एक किडनी होगी। एक किडनी से बॉडी का सारा फंक्शन अच्छे से चलता है। तो अगर आपकी एक किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, आपको कभी पता नहीं चलेगा।
अच्छा, अगर पेन नहीं है यू विल नेवर गेट टू नो। तो यूजुअली पकड़ में कैसे आते हैं, कभी भूले भटके कोई दर्द हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, रुके हुए यूरिन में इन्फेक्शन बनना शुरू होता है। उस इन्फेक्शन की जांच कराते कराते पता चलता है कि ये किडनी तो अभी भी वहीं पर स्टोन बैठा हुआ है, किडनी में स्वेलिंग बहुत बढ़ चुकी है और अब इसने यूरिन बनाना बंद कर दिया है। ऐसे ये पकड़ में आते हैं। तो इफ लेफ्ट अनट्रीटेड द स्टोन्स कैन डैमेज द किडनी। These stones can cause severe infection which can be sometimes life threatening. ओके। एंड जनरली किडनी की डेथ का फेज कितना होता है? लाइक एट पॉइंट एक्स मेरा स्टोन डेवलप होना शुरू हुआ, मैंने नोटिस करा, एंड एट पॉइंट वाई किडनी डेड हुई, तो एक्स से वाई के बीच का टाइम गैप कितना? अगर स्टोन के साथ इन्फेक्शन डेवलप हो गया है तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी का मतलब है आई वुड से वीक्स, विद इन अ टाइम ऑफ फ्यू वीक्स। 3, 4, 6 हफ्ते में अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हुआ किडनी विल पैक अप। अगर इन्फेक्शन नहीं डेवलप हुआ है तो डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत यूरिन पास हो रहा है, हल्की सी स्वेलिंग है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता किडनी खींच सकती है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो भी विद इन 4 to 5 वीक्स किडनी विल बी डेड। तो एक सेफ लिमिट इसलिए ये बनाई जाती है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद हम बिकॉज वी डोंट वेट फॉर द डेथ ऑफ द किडनी। किडनी के बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। प्रेशर बढ़ने से वो एक एक करके डेड होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम जहाँ रोक सकते हैं वहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि जो भी किडनी का बचा कुचा फंक्शन है वो आपके लिए यूजफुल है। बिल्कुल। तो हम डेथ तक तो मतलब किडनी के नॉन फंक्शनिंग होने तक का वेट नहीं करते हैं, उसके पहले ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अच्छा, अनदर मिथ विच आई हर्ड अबाउट इज दैट कि ये स्टोन्स काफ़ी बार ट्रीटमेंट के बाद वापस भी डेवलप हो जाते हैं। सो हाउ ट्रू इज दैट कि किसी एक बंदे को ये थी एंड बाय मेडिकेशन और बाय सर्जरी नाउ ही गॉट कंप्लीटली रिड ऑफ द स्टोन्स, सो व्हाट आर द चांसेस कि वो फिर से आ सकता है? सो दिस इज नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ सैड रियलिटी कि किडनी स्टोन्स जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, बिकॉज 80% जो रिस्क है वो जेनेटिक्स के कारण है। तो आपने एक बार स्टोन निकल गया या हमने सर्जरी से निकाल दिया, जेनेटिक रिस्क विल स्टे। 3-4 साल में वो फिर से बनता है। सो रफली ऐसा देखा गया है कि जिसको आज स्टोन बना है वो अगले 10 साल में 70% ऑफ दोज पेशेंट्स विल फॉर्म अनदर स्टोन। ओके, सो इट इज़ दैट कॉमन। रिकरेंट स्टोन कुछ लोगों में तो और जल्दी जल्दी बनता है। सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन। किडनी स्टोन बार बार निकलना भी अच्छी चीज़ नहीं है। देयर आर सम पेशेंट्स हु विल से कि मैं तो स्टोन बनाता रहता हूँ और निकलते रहते हैं। ठीक है, जैसे वो शंख में मोती नहीं बनता, मोती बना निकल गया, है ना। सो दे फील दे आर प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट इसमें एक कैच है जो आपको समझना होगा। जैसे बाहर एक निशान होता है ना, किसी बर्न का निशान है, किसी चोट का निशान है, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनके यहाँ पे कट का निशान है। सो जो स्कार बनता है, स्कार इज ऑलवेज टफर, इट इज इनइलास्टिक एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्किन। इसी तरह से जो अंदर का पाइप है, वो भी हर बार द पाइप विच इज मेंट टू कैरी यूरिन, जब उसमें स्टोन पास होता है तो अंदर स्क्रैचेस लगते हैं एंड स्कार्स बनते हैं। धीरे धीरे वो पाइप जो पहले इतना खुल जाता था अब वो नहीं खुलेगा, एंड एक बार 2 बार स्टोन पास होने के बाद ये पाइप धीरे धीरे नैरो हो जाएगा। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टोन्स बने ना बार बार, विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस, rather than be happy कि ये तो निकल जाते हैं। बार बार नहीं निकलेंगे, वो थर्ड टाइम फंस जाएगा। एंड डाइटरी हैबिट्स आपने मेंशन कर ही दिया, तो प्लीज़ टेल अस कि कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए या कौन से फूड प्रेफर करने चाहिए? देखिए, डाइट्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं किडनी स्टोन्स के अराउंड। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अभी देखिए क्या है, जो भी मेरे पास मरीज आता है कि किडनी स्टोन हो गया है, उसका ऑलरेडी उसको लंबी लिस्ट पकड़ा दी गई होती है कि ये सारा नहीं खाना है। उसका सब बंद हो चुका रहता है, टमाटर नहीं खा रहा होता है, बीज वाला फल नहीं खा रहा होता है, उसका दूध बंद कराया होता है, बहुत सारी चीज़ें बंद रहती है। तो आधे से ज़्यादा तो इसमें सब मिथ्या है, रियलिटी नहीं है। तो इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाइट में कम करनी है।
ज़्यादा क्या करना है, फ्लूइड्स। आपको पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर का फ्लूइड इंटेक लेना है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, दूध, चाय, जूस सब मिला के 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए, सो दैट यू प्रोड्यूस अ यूरिन ऑफ 1.5 to 2 लीटर्स इन अ डे। अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं, मैराथन दौड़ के आए हैं, या बाहर आउटडोर एक्टिविटी में बहुत पसीना आया था, तो 3.5 लीटर कर लें। पूरे दिन घर पे बैठे थे, कहीं नहीं निकले, चाय पीते रहे हैं, तो उसको 3 को 2.5 लीटर 2 लीटर कर लें। सो यू विल हैव टू एडजस्ट इट योरसेल्फ। मोटा मोटा यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए। तो इसमें एक क्लॉज है, कुछ लोगों को वाटर इंटेक रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे किसी को प्रीवियस किडनी डिजीज़ है या किसी को हार्ट डिजीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा पानी अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट ड्रिंक 3 लीटर्स 3.5 लीटर्स। जिन्हें भी फ्लूइड इंटेक का रिस्ट्रिक्शन है, उसको उस दायरे में रहकर ही पानी पीना है, बट रेस्ट एवरीवन शुड ड्रिंक मोर। 5-6 लीटर 7 लीटर पीने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। 3 लीटर्स इज़ अ गुड फिगर फॉर यू। तो पहली चीज़ हो गई फ्लूइड्स। यस, तो ऑल द फ्लूइड्स आर गुड फॉर यू एक्सेप्ट कोला ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, एंड अल्कोहल। उसको छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। आप जो चाहें, जो अच्छा लगता है वो पिए। The second thing which you should increase in your diet is, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इवन मिल्क, बिकॉज मिल्क को लेके मैंने काफी सुना है कि बस मैं उसी पर आ रहा हूँ। So the second thing which you should increase in your diet is milk and milk products. Increase. So this is very much against what you hear from in your WhatsApp group, and there will be many doctors who are telling you this. So मैं आपको इसका basis बताता हूँ. So whatever I am telling you, it is from the international guidelines. AUA, American Urological Association की guidelines हैं, यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, तो ये सारे रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। नेचुरल कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स मिल्क है, जो हमारे इंडियन डाइट में होता है। ब्लड में सारे केमिकल्स का एक लेवल मेंटेन करना होता है बॉडी को। अगर आप नेचुरल कैल्शियम नहीं लोगे तो बॉडी आपके बोन्स से कैल्शियम निकाल के ब्लड में सप्लाई करेगी, बिकॉज कैल्शियम हैज़ टू बी देयर, इट्स एन एसेंशियल केमिकल इन योर ब्लड। अगर कैल्शियम कम है तो योर बॉडी विल नॉट फंक्शन, तो वो तो चाहिए। उसे अगर हम बोन से निकाल लेंगे तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने लगेगा। सो कैल्शियम होना चाहिए। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 1.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम अ डे, वो आपको एसेंशियल है, वो तो चाहिए ही है। अब होता क्या है, स्टोन्स बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमन केमिकल्स हैं वो यूरिक एसिड, ऑक्सलेट और कैल्शियम, ये चीज़ें हैं। कैल्शियम इज एन एसेंशियल एलिमेंट, इसे आप डाइट से हटा नहीं सकते। ऑक्सलेट और यूरिक एसिड आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ऑक्सलेट क्या होता है? ऑक्सलेट एक ऐसा केमिकल है जो कि हर वेजिटेरियन खाने में, हर पत्ती में मिलता है। तो जैसे आप कोरोना वायरस से नहीं बच सकते, इसी तरह से आप ऑक्सलेट से नहीं बच सकते। एंड दिस केमिकल इज मोस्ट ऑफ द टाइम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन फॉर्मेशन रादर देन द कैल्शियम। कैल्शियम तो आपकी बॉडी में रहेगा ही, वो एसेंशियल है। लेकिन अगर ऑक्सलेट की एक्सेस होती है तो ये यूरिन में जाके कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है और उससे स्टोन बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोन। अगर आपने डाइट में कैल्शियम अच्छे से लिया है तो आपके खाने में ही ये कैल्शियम और ऑक्सलेट कंबाइन होके पॉटी में निकल जाता है, ये किडनी तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आपने कैल्शियम डाइट में नहीं लिया, दूध नहीं पिया या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं ली, तो जो भी ऑक्सलेट आप खाओगे वो सारा किडनी में जाएगा ही जाएगा। तो इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल टू कंज्यूम मोर नेचुरल कैल्शियम। सो मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स सुबह शाम दिन में 2 बार लेना ही लेना है। थर्ड थिंग विच यू हैव टू इंक्रीज इज फाइबर्स। कोई भी सैलेड या फ्रूट, कोई महंगे फल खाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सीजनल फल फूल आते हैं, खीरा, टमाटर, वॉटेवर, वो लेना है। सेब, केले, जो भी आपको अच्छा लगता है आप खाएं। फाइबर लेने से फ़ायदा ये होता है, नंबर 1 एक तो वेट कंट्रोल में रहता है, नंबर 2 आपके यूरिन की एसिडिक कंटेंट कम हो जाती है, तो उससे भी स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती है। अब यहाँ पर भी एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि बीज वाले फल खाने से स्टोन बनता है, बैगन हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आप बताओ, आज डिनर पे चलते हैं, मैं आपको इतनी सारी भिंडी खिलाऊंगा, 2 कटोरी भिंडी, आप सुबह पॉटी में क्या नोटिस करते हो?
बीज निकलते हैं ना, इट इज़ वेरी कॉमन। आप जो भी खाओगे, करेले खाओगे, जो भी खाओगे, उसके बीज पॉटी में निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी बीज को निकाल देती है, कि बॉडी बीज को डाइजेस्ट नहीं करती। वो भगवान ने बनाई इसलिए कि यहाँ पर टमाटर उगाए, उसको जानवर ने खाया, वहाँ जाके उसने गोबर किया, टमाटर का पौधा वहाँ निकलेगा। तो बीज बने ही इसलिए हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, कि उसको जो भी खाएगा वो पचेंगे नहीं, वो पॉटी में निकल जाएंगे। तो कोई भी बीज वाले फल खा लो आप, उससे पथरी नहीं बनेगी। अगर आप कहो मैंने तो चबा लिए थे 2-4 बीज, तो उससे कोई निकलने वाला केमिकल इतना नहीं होता कि किडनी स्टोन बन जाए। रादर अगर आप ये नहीं खाओगे, आपने टमाटर भी छोड़ दिया, भिंडी भी छोड़ दी, आपने बैगन भी छोड़ दिया, अमरूद भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो आपको तरह तरह की विटामिन की कमी हो जाएगी। फिर आप उनकी गोलियां खाओगे जिसके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ऐसे ही बीज में लाइक राजमा, ये सब भी एक तरीके से वही होता है, कुछ नहीं, सीड्स ऑल आर अलाउड, कोई नहीं। तो ये 3 चीजें आपको ज्यादा करनी है। Then there are certain things which you have to reduce in your diet. उसमें सबसे जरूरी है सॉल्ट। नमक जो वाइट सॉल्ट होता है, उसे आपको एक लिमिटेड मात्रा में लेनी है। उसका एक 4 से 5 ग्राम ऑफ NaCl इज अलाउड। सो वो मेजर करना मुश्किल है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 1.5 से 2 चम्मच नमक आपको पूरे दिन में खाना है। आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? आपने एक कढ़ाई में सब्जी बनी, उसमें 2 चम्मच नमक डाला, 4 लोगों में बटी, तो आपके हिस्से में आधा चम्मच नमक आया। आप इस हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इफ़ दैट इज़ कम्बरसम, सो जो एक्सेस सॉल्ट कंटेंट की चीज़ें हैं, सबसे पहले उसे कट डाउन करेंगे। जैसे पोटैटो चिप्स हैं, अचार है, नमकीन है, ऊपर से नमक डालने की हैबिट है, उसे कम करना है। So excess salt is bad for you for kidney stones. It is bad for you if you have blood pressure, diabetes. हर चीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए excess salt मना किया जाता है। तो नमक कम करना है, स्वीट्स कम करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो यूरिन में ये कैल्शियम और स्टोन फॉर्मिंग केमिकल ज़्यादा पास होते हैं along with sugar. So there is some complex mechanism. ये कैसे होता है समझना भी मुश्किल है, पर इससे भी स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ती है। तो हमें सॉल्ट कम करना है, हमें शुगर कम करनी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम करनी है, अल्कोहल हो सके तो बंद करना है। ड्राई फ्रूट्स, ऑल द नट्स, कैश्यू नट, चेस्टनट, आलमंड्स, अंजीर, इंक्लूडिंग पीनट्स, इनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। सो कम करने का मतलब ये नहीं कि आपको बंद करना है। सपोज यू हैव अ किडनी स्टोन और आपको बादाम खाने की आदत है, जस्ट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। अगर आप डेली खाते हैं तो हफ्ते में 3 दिन खाएं, एंड रिड्यूस द पोर्शन। अगर आप 10 बादाम खाते हैं भिगो के, व्हाटएवर, तो 3 खाएं, 4 खाएं। इससे भी फर्क पड़ता है कि अगर भिगो के खा रहे हैं या ड्राई खा रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें थोड़ा सा कम कर लेंगे। नट्स हो गए। सर्दियों में हम पालक बहुत खाते हैं, स्पिनच या साग, आयरन रिच होता है। तो स्पिनच इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑक्सलेट। ये साग जो है और पालक जो है, इनमें ऑक्सलेट बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, इसे तो कम करना चाहिए। इसीलिए पुराने ज़माने से पालक के साथ पनीर ऐड किया गया है, क्योंकि वो कैल्शियम पालक के ऑक्सलेट को कैंसिल कर देता है। जब भी आप पालक खाएं, पनीर के साथ खाएं। ओवरऑल ऐसा ना करें कि दिन भर पालक ही पालक खाई और रोज़ पालक खाई, है ना, बैलेंस बना के रखें। अच्छा, नेक्स्ट है एनिमल प्रोटीन। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, विच इंक्लूड्स एग्स, चिकन, फिश, मटन, सी फूड, सारा कुछ एक्सेप्ट डेयरी, ऑल दीज थिंग्स जो भी मीट एंड से रिलेटेड है, उनकी यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है और उनकी यूरिन एसिडिक ज़्यादा होती है। तो आपको अपनी डाइट में एनिमल फूड को लिमिट करना है, बंद नहीं करना है। लिमिट करने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल प्रोटीन इंटेक है, उसका 50% या उससे कम ही एनिमल प्रोटीन से आना चाहिए। सपोज आपकी थाली में आपने चिकन भी रखा है, तो साथ में थोड़ी सी दाल होनी चाहिए, कुछ बीन्स होनी चाहिए, राइस, व्हाटएवर, देयर शुड बी अदर सोर्सेज। लाइक अगर दिन की एक मील वेज दाल वगैरह खा रहे हैं तो रात में चिकन, वैसे टाइप। हाँ, कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेट में सिर्फ एनिमल प्रोटीन है, देयर शुड बी अदर थिंग्स ऑल्सो। मोर देन 50% ऑफ प्रोटीन शुड बी कमिंग फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्स। सो कोई भी चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कम करना है इसको, एनिमल प्रोटीन को। खासकर अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो कुछ खास तरह के मीट आपको नहीं, जैसे रेड मीट नहीं खाना है,
सी फूड नहीं खाना है, जो भी आप श्रिम्स और सी फूड में जो भी आता है, इनमें यूरिक एसिड बढ़ाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फॉर पीपल हु आर हैविंग वेरी हाई यूरिक एसिड, चिकन इज़ बेटर, एग इज़ बेटर एज कम्पेयर टू मटन, पर ओवरऑल भी हमें इसका प्रोपोर्शन कम रखना है। इसके बाद कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें बहुत ध्यान से लेने चाहिए। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग शौकिया लेते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो भी विटामिन सी खा रहे हैं, विटामिन डी खा रहे हैं। सो देयर आर 4 सप्लीमेंट्स जिससे भी किडनी स्टोन बनता है, उसे थोड़ा सावधान रहना है। विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम एंड प्रोटीन, ये 4 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ा देते हैं इन अ पर्सन हु हैज़ अ टेंडेंसी ऑलरेडी। अगर आप ये कैल्शियम नेचुरल लेते हो, बॉडी एब्जॉर्ब्स इट एंड टेक्स इट इन अ डिफरेंट मैनर। अगर आप यही कैल्शियम गोली के फॉर्म में लेते हो, वो आपके स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी को बढ़ा देती है। ये कैसे होता है नोबडी नोज, पर ये चीज़ देखी गई है। इसी तरह विटामिन सी है, विटामिन सी बॉडी में जाके ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऑक्सलेट स्टोन बनाता है। तो जब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया जाए, जब तक आपको कोई डॉक्टर ये ना बोले कि कैल्शियम विटामिन डी लेना है, से फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, कुछ हुआ, फ्रैक्चर हो गया, तब तो लेना पड़ेगा। पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी लिखा जाता है, तो भी लेना पड़ेगा। सो इफ़ यू मस्ट टेक इट बिकॉज डॉक्टर ने बोला है, देन आपको ये डिस्कस करना होगा कि ये कितना लेना है, किस डोज में लेना है और कब तक लेना है, फिर इसको कब मेजर करना है, किस लेवल पे आके रुकना है। इसको शौकिया चलते फिरते नहीं लेना है। कोरोना के बाद से तो काफी, कोरोना के बाद से तो विटामिन सी तो बहुत कॉमन हो गया, विटामिन सी खा के बहुत स्टोन बना के आए। इसी तरह से प्रोटीन सप्लीमेंट है, खासकर जो हम जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं, इतना हैवी प्रोटीन जो कंज्यूम कर रहे हैं आजकल नौजवान, वो किडनी के लिए बहुत ख़राब होता है। एक्सेस प्रोटीन हैंडल नहीं कर पाती है किडनी, एसिडिटी बढ़ती है, स्टोन्स बनते हैं, किडनी की हेल्थ ख़राब होती है। सो कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट कोशिश करें नेचुरल रहें। आप ऑलरेडी इतना एयर पोल्यूशन, इतना एडल्ट्रेशन झेल रहे हैं, उसके ऊपर से आप बॉडी में और केमिकल्स डाल रहे हैं। जनरली मिथ ये रहता है जिम वालों में कि जितना प्रोटीन खाओगे उतना निकाल भी दो एक्सरसाइज करके, तो सब बराबर हो जाता है। नहीं, देखिए, हम वी आर टॉकिंग ऑन अ लाइट नोट। एक दरवाजे से एक बार में सपोज 2 जने घुस सकते हैं, बाहर कितनी भी भीड़ खड़ी हो, एक बार में 2 ही जने जाएंगे। इसी तरह से प्रोटीन इंटेक होता है। इंटेस्टाइन से प्रोटीन एब्जॉर्ब होने का एक रेट होता है। एक बार में या सपोज 1 घंटे में इतना प्रोटीन एब्जॉर्ब हो सकता है। आप कितना भी प्रोटीन खा लो, एब्जॉर्ब उतना ही होगा, क्योंकि गेट तो उतना ही है। बाकी प्रोटीन जो आपके जिम ट्रेनर ने जबरदस्ती आपके गले के नीचे डाले, वो आधा तो पॉटी में निकल जाएगा। जो एक्सेस एब्जॉर्ब होगा, अगर आपने उस हिसाब की, उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करी कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, तो वो फिर किडनी से निकलेगा एंड देन द किडनी विल पे द प्राइस। तो इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, अगर आप प्रोफेशनल हैं, देन तो यू नीड मोर प्रोटीन देन द एवरेज पर्सन, क्योंकि आप उसको यूटिलाइज करेंगे। इफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग विद दैट इंटेंसिटी, तो दैट इज हार्मफुल फॉर यू। तो ये 4 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि गाइडेंस के साथ ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ओके, एंड at the end if you can tell us some lifestyle tips as well, because ये फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, लाइफस्टाइल वाइज कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर हो गया है तो क्या लाइफस्टाइल रखनी चाहिए? जनरल एडवाइस जो सबके लिए है, वो किडनी स्टोन्स के लिए भी काम आती है। ऐसा देखा गया है, मोटापा बढ़ने से किडनी स्टोन्स बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ होने से किडनी स्टोन्स बढ़ जाते हैं। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखते हैं, दैट मीन्स इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट वेयर यू आर हैविंग एनिमल प्रोटीन बट यू आर हैविंग वेजिटेरियन फूड ऑल्सो, यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फाइबर, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, नेचुरल कैल्शियम भी जा रहा है डाइट में। सो ये डाइट किडनी स्टोन्स का रिस्क कम करती है। सो इफ़ यू आर ऑन अ बैलेंस डाइट, फाइबर रिच डाइट, that is good for you. If you exercise daily, so that you can keep your body in the BMI which is recommended for you. That means in simple words कि आप obese नहीं हैं, तो किडनी स्टोन का रिस्क कम हो जाता है।
फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहना है। दे आर वेरी हाई इन कैलोरीज, दे आर वेरी हाई इन सॉल्ट। चीज़ में और इन सारी चीज़ों में, फ्राइज़ में बहुत ज़्यादा सॉल्ट जाता है। हफ्ते भर का सॉल्ट एक बार में चला जाता है। सो रिड्यूस फास्ट फूड, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज डेली, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, लास्ट मोर। So all these things will help in reducing kidney stones. बिल्कुल। I hope that's the end for our questions for today. Thank you so much, doctor. My pleasure. आज डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एंड बहुत सिंपल टर्म्स में हम लोगों को काफ़ी चीज़ें समझाई। आई होप आप लोगों को भी वैल्यूज़ मिली होंगी, एंड अगर आप किडनी स्टोन से परेशान हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और नॉलेजफुल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हेक्सा हेल्थ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू।